हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह आपका आचार्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज से हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स आपका इस 25-26 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज चलिए हम पहले लेसन की शुरुआत करते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें सबसे पहली हेडिंग देखते हैं वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किया जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इसे फिर से समझते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, अनुभव या उत्पन्न किया जाता है, वह आवेश कहलाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव या उत्पन्न किया जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर IT। अब देखिए, जहां Q आपका आवेश है, I आपकी विद्युत धारा है, T समय है। तो यहां पास देखिए, अब Q बराबर IT, यहां से अगर हम इसका मात्रक निकालें तो इसका SI मात्रक कूलाम होता है। MKS पद्धति में इसका मात्रक, MKS पद्धति में इसका मात्रक, यहां से देखिए I का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, और T समय का मात्रक सेकंड होता है। तो MKS पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। अब यहां से वीमा अगर हम इसकी निकालें तो यहां से अगर वीमा देखें तो Q बराबर लिखा है IT। तो I आपकी विद्युत धारा है, विद्युत धारा के लिए A लिखते हैं वीमा में और समय के लिए T लिखते हैं। तो इसकी वीमा होती है AT। आवेश की वीमा क्या होती है? AT। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं, उसके बाद अगली हेडिंग चलते हैं। अब देखिए, आवेश के गुण पढ़ते हैं। इसमें कुछ नियम पढ़ते हैं, जैसे कि पहला आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी भी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसे भी लिख लेते हैं। आवेश संरक्षण के नियमानुसार, आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन
एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी अगर आपको जिसमें भी संरक्षण दिखे तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आप उसमें उसको बोल सकते हैं, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस उसको एक रूप से दूसरी रूप में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पास आवेश संरक्षण है, तो संरक्षण को हमेशा याद रखिए कि जब संरक्षण आए तो आप सीधा याद रखिए ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण की बात करें तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखिए आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? किसी वस्तु पर जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो फिर से सुनिए, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो इसे भी लिख लेते हैं, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो देखिए, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका फार्मूला होता है Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne होता है, जहां पे आवेश आपका Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो N जो हमेशा होगा, N बराबर आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार यह हमेशा पूर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पास ये कभी आपका भिन्न में नहीं हो सकता, भिन्न में कभी नहीं होगा और ना ही ये आपका पॉइंट में होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? किसी वस्तु का जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अगर आप लोग को कहीं भी इसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर डाल दीजिए, आपका कमेंट हम देख के जरूर रिप्लाई देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अगली हेडिंग पर चलते हैं। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगर आप चुंबक को देखे होंगे तो चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। तो चुंबक के जो चारों ओर क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और अगर हम आवेश पढ़ रहे हैं तो आवेश के अगर जो चारों ओर का क्षेत्र होगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो इसे बताएंगे कैसे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता
है। तो देखिए लिखेंगे आवेश के चारों ओर का, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या तो इसकी आप एकदम छोटी सी परिभाषा बता सकते हैं अथवा करके कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप दो में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं और दोनों आपकी सही होगी। देखिए आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद आ जाते अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसे याद करने के लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए और उसी से आपकी परिभाषा हो जाएगी। तो अब देखिए जहां पे आप जान लीजिए, जहां ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ बल है, क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? एकांक धन परीक्षण आवेश पर अगर जब भी कभी आपको बटे में कोई एक चीज दिखे तो आप उसे सीधा एक शब्द लगा के आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं। एकांक शब्द जोड़ के बाकी उसको आप बता के आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पास बटे में केवल आपको क्यू नॉट दिख रहा है तो क्यू नॉट आपको पता होना चाहिए कि क्या है। क्यू नॉट आपको जैसे पता चल गया धन परीक्षण आवेश है, तो बस ये शब्द यहाँ पास जोड़ के बता दीजिए इसकी परिभाषा कंप्लीट। तो बताएंगे कैसे? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर देखिए एकांक, इसके लिए हम क्या जोड़ दिए? पहले एकांक, उसके बाद क्यू नॉट को बोल देंगे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहां इसे भी लिख लेंगे, एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगली हेडिंग पर अब चलते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा और अभी बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एफ आपका बल है और क्यू नॉट आपका धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। तो अब देखिए यहां पास अगर इसकी यह मात्रक इसका हम निकालना चाहे तो इसका मात्रक देखिए आएगा क्या, बल बटे आवेश, बल बटे आवेश। तो अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से सबसे ज्यादा आज तक अगर मात्रक पूछा गया या विमा पूछी गई तो सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पूछी गई। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए यहां पास इसकी अगर भैया मात्रक इसका निकाल लिए, ई का मात्रक निकाल लिए तो इसकी विमा भी लिख सकते हैं, ई की विमा। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा। तो अब देखिए आपको याद होनी चाहिए कि बल की विमा क्या होती है भैया, बल की विमा होती है mLT⁻²। और आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है, हमेशा याद रखिए AT। तो आपकी ये विमा निकल के आ जाएगी। इसे ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये आपका वैसे ही रहेगा, L आपका वैसे ही रहेगा, T भी वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए ये T जब इसकी घात 1 है और ये ऊपर जाएगा इसकी घात माइनस में हो जाएगी और ये भी आपका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पास इसकी विमा निकल के आई mLT⁻³ जब आपको अगर विमा निकाल लिए तो विमा निकालने के बाद आप इसका MKS पद्धति में मात्रक भी लिख सकते हो। MKS पद्धति में मात्रक, MKS पद्धति में मात्रक, MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है तो याद रखिए MKS पद्धति में इसका मात्रक यहां से M होता है द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। अब लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अब सेकंड है तो आप सेकंड की पावर -3 लगा सकते हैं और ए है तो एम्पियर, एम्पियर की पावर भी आप माइनस लगा सकते हैं। तो ये इसका MKS पद्धति में विमा हो, ये विमा हो गया और MKS पद्धति इसकी भैया आपका मात्रक हो गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब देखिए इस चैप्टर का भैया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसकी अब चर्चा करते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये ऐसा नियम है कि अगर आपको भैया इस नियम का फार्मूला नहीं पता तो आपको आगे डेरिवेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको ये भैया नियम अच्छे से याद होना चाहिए और यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कूलाम का क्या नियम है। कूलाम ने बताया था भैया कि कोई 2 स्थिर आवेश है। मान लिया पहला स्थिर आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। अब बता दिए कि दोनों के बीच की दूरी भैया कुछ होगी, तो दोनों के बीच की दूरी उन्होंने बता दिया R। तो उन्होंने बताया
कि अगर दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच कुछ कार्य किया जाएगा। जो कार्य किया जाएगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए यहाँ से इन्होंने नियम क्या बताया कि किसी वस्तु पर दो स्थिर बिंदु आवेशों पर दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 और Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ये आवेश पर निर्भर करेगा। अगर माइनस प्लस होगा तो आकर्षण बल लगेगा और केवल प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो याद रखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की इन्हीं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पास समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से अब अगर देखें तो ये आपका ऐसे बन जाएगा F अनुक्रमानुपाती है किसके Q1 और Q2 और व्युत्क्रमानुपाती किसके है R के। तो यहाँ पास अगर जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पास एक नियतांक लगाएंगे। नियतांक हम यहाँ पास लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यही यह फार्मूला होता है, यही कूलॉम ने नियम दिया था। कूलॉम ने नियम दिया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये आ गया आपका, तो यहाँ से इसका मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये भी आप यहाँ पास लिख सकते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होगा। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे आप न्यूमेरिकल के लिए याद रखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। इसका मात्रक अगर आप यहां से निकालेंगे कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पास जहां आप लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है और के वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर हम 1 लिखते हैं, वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। और आपको पता है Q1 और Q2 आवेश है, Q1 व Q2 आवेश है। R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, अब देखिए यहां से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा निकाल लेते हैं। तो F बराबर हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए के बराबर अगर हम यहाँ पास 1 रख दें तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका केवल यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पास हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो आप इसका पूरे का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ये बराबर किसके है Q1 और Q2 के। अब देखिए यहाँ पास हमें एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को हम रोक लेते हैं और इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन नीचे आ जाएगा F 4 पाई यहाँ पास R स्क्वायर। अब देखिए Q1 Q2 क्या है आवेश, तो आवेश के भैया जो मात्रक होता है कूलॉम होता है, तो ये कूलॉम और ये भी कूलॉम, ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। और नीचे आपका बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये न्यूटन हो जाएगा। 4 पाई ये नियत होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो इसका कोई मात्रक लिखते नहीं। और बचा R दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा तो ये भी स्क्वायर,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप ये निकाल लिए हैं तो भैया यहां से इसकी बीमा भी काफी बार पूछी गई, तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप कैसे निकालेंगे, आवेश है तो आवेश की बीमा होती है AT। अब देखिए स्क्वायर लगा है तो भैया यहाँ भी दोनों में स्क्वायर लगा दीजिए। अब न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो बल की बीमा आप लोग पहले से जानते हो क्या होती है, नहीं पता तो आप लिख लीजिए mLT की पावर -2 होती है, ये बल की बीमा होती है। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे mLT की पावर -2। और देखिए मीटर स्क्वायर है तो मीटर लंबाई, लंबाई के लिए हम L लिखते हैं। अब देखिए इसको आप ऊपर सबको ले जाइए, ये होगा आपका 1 स्क्वायर, ये T स्क्वायर होगा। ये हमेशा बीमा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, तो हमेशा याद रखिए बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखना चाहिए। तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो, अब एक ही ब्रैकेट में कर लीजिए, ये m की पावर हो जाएगी -1 और ये L है और आपका ये भी L है। यहाँ पास मीटर स्क्वायर है तो ये भी L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए 2 ये है और 1 ये है, तो ये हो जाएगी L की पावर 3 और यहाँ पास T की पावर, ये देखिए ये भी ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस में। तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं, m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर 4 और A की पावर 2। तो याद रखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर 4, A की पावर 2, ये बीमा होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसका थोड़ा सा एक छोटा सा चित्र बनेगा, तो चित्र बना लेते हैं। ये यहाँ पास आपका प्लस Q है और यहाँ पास Q0 है। Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश है और इसके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब देखिए इस प्लस Q के कारण यहाँ पास Q0 पर एक बल लगेगा, जो कि प्लस Q है, तो प्लस Q के कारण जो इस पर बल लगेगा वह बाहर की ओर होगा। ठीक, तो इसे हम मान सकते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो इसे लिखेंगे कैसे, इसकी रचना भी लिखनी होती है, थोड़ा से समझ लीजिए। माना कोई प्लस Q आवेश बिंदु A पर स्थित है और स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो एक बार फिर से लिख लीजिए, माना कोई प्लस Q आवेश बिंदु A पर स्थित है और बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो अब देखिए इसी Q0 पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु B पर। तो लिख लेंगे Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो कूलम के नियमानुसार यहाँ पास लगा देंगे। कूलम के नियमानुसार, कूलम का नियम क्या कहता है कि जो बल होगा भैया आपका, ये अभी आप लोग पढ़े हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पास देखिए Q है, ये Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये लिख लिया। आप सीधा यहाँ पास लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से।
अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर F/Q0। अब इसे समीकरण 1 बना लीजिए। समीकरण 1 से उठा के Q का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए यहां पास ये मान हम उठा के रख देंगे। E बराबर जो होगा हमारा, F की जगह कितना लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे देखिए Q0 है तो ये लगा दिए Q0 से Q0 कैंसिल, तो E बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पास स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर आवेशों से मिलकर बना होता है जिनके बीच की दूरी अल्प होती है। तो बता सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है जिनके बीच की दूरी 2L होती है या अल्प होती है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब देखिए यहां पास अगली हेडिंग जो देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण देखिए, ये माइनस क्यू मान लीजिए, ये आपका प्लस क्यू है जिसके बीच की दूरी 2L है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है 2L3। अब देखिए इसे बताएंगे कैसे। किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक होगा 2L, ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। अब ये राशि कैसी है? तो ये राशि हमेशा याद रखिए कि सदिश राशि है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको आप लोग या स्टार कर लीजिए या लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अब इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पास ये मान लीजिए आपका कोई आवेश है, इधर -q और ये आपका +q है। इसके बीच की दूरी 2l है, इसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य में एक बिंदु O मान लेते हैं। तो अगर इसकी टोटल दूरी 2l है तो इसकी आधी दूरी l इधर हो जाएगी और आधी दूरी ये l। अब देखिए इसे मान लेते हैं बिंदु A, इसे मान लेते हैं बिंदु B, इसे मान लेते हैं बिंदु B। अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में मान लेते हैं बिंदु P। तो यहाँ पास इसकी दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। तो देखिए +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पास अब देखिए +q से अगर हम इसकी दूरी निकालना चाहें P के, तो आप देखिए अगर इतनी दूरी आपकी टोटल r है, तो यहाँ से अगर हम सिर्फ इतनी दूरी निकालना चाहेंगे तो इसमें से हम इसको घटा दें तो हमारी इतनी दूरी निकल आएगी। तो यहाँ से इसकी दूरी आएगी r - l। अब देखिए अगर यहाँ से -q से दूरी निकालना चाहे यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल इतनी तो r आई है, l इधर है तो l इसमें जोड़ देंगे, तो ये r + l। आप देखिए इसकी हिंदी लिखेंगे, रचना लिखेंगे कैसे। माना कोई वैद्युत ध्रुव -q तथा +q बिंदु आवेशों से मिलकर बना है जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर होगी और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर होगी। अब देखिए ये इसकी रचना थी, रचना लिख लीजिएगा एक बार फिर से, नहीं तो आप लोग बैक करके फिर से आप लिख लीजिएगा। बोल दे रहे हैं एक बार फिर से कि माना कोई वैद्युत ध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चलिए +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर आप लोग अभी पढ़े हो बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 q/r²। तो r² की जगह देखिए आप दूरी क्या रखेंगे, r - l। यहाँ से दूरी आप अगर देखिए तो क्या है, r - l, तो ये दूरी रख देंगे r - l का होल स्क्वायर, समीकरण 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये आप E2 लिखेंगे। E2 देखिए लिखे हैं, तो E2 बराबर क्या लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे, बस दूरी आप देख लीजिए। -q के कारण क्या लेंगे, r + l, तो ये दूरी आप क्या लेंगे, r + l। तो यहाँ पास लिखेंगे 1/4πε0 q/r + l का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए आप E1 और E2 निकाल लिए हैं, तो आप अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 लेंगे, आप चाहे देखिए माइनस क्यों लिए हैं तो माइनस क्यों आप यहां भी लगा सकते हैं, या तो आप यहां माइनस कर दीजिए। तो अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दिशाओं में होने की वजह से इसका जो परिणाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो माइनस में हम लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पास हम लिखेंगे क्या, E1 का मान उठा के समीकरण 1 से रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस यहाँ पास क्या है R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस लगा तो माइनस 1 अपॉन ये देखिए मान क्या है E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आप अगर देखेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है। तो यहाँ पास कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पास आपका 1 बचा तो 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। और इधर आप देखिए तो इधर आपका क्या आएगा, ये आपका 1 अपॉन R प्लस माइनस लगा दीजिए 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको वैसे उतार लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पास Q है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एलसीएम भी है तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पास ये केवल बचेगा, तो ये तो आप तिरछा गुणा भी कर सकते हैं या एलसीएम से सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पास इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर कर दीजिए, तो यहाँ पास हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस लगा माइनस, ये इधर गुणा करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए यहाँ माइनस लगा तो आप एक छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब नीचे जो बचा उससे लिख दीजिए, क्या बचा है R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ बचा है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे इधर उतार लेते हैं, E बराबर क्या हमारा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पास आपका ये जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए ये माइनस से इसमें गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस प्लस आप गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस गुणा करेंगे माइनस, उसके बाद यहाँ पास माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2RL प्लस में। अब नीचे बचा क्या है हमारा, अब देखिए यहाँ पास अगर आप देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला है। तो ये आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पास लिख दीजिए कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पास केवल आपका स्क्वायर ना लगा होता दोनों में तब आपका फार्मूला केवल होता R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पास होल स्क्वायर होने की वजह से ये भी आपका होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ पास ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है, तो माइनस प्लस आपका कैंसिल। यहाँ देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल। तो आपका आया क्या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा है 2RL और ये 2RL, तो इसको हम अगर जोड़ देंगे तो 4RL हो जाएगा, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहाँ पास इसको हम लिख लें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको सबको पास पास लिख लें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पास l लगा है तो l को हम पहले लिख लें और ये भी गुणा में है तो इसको भी हम यहाँ पास लिख दें। अब बचा क्या r, तो r लिख देते हैं और नीचे क्या बचे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब इसकी घात क्या है, यहाँ भी स्क्वायर है तो ये भी आपका स्क्वायर ही होगा, यहाँ आपका स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि चूंकि लिख लेंगे कि P बराबर हमारा क्या होता है 2L3, जहां P क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अब देखिए यहाँ पास हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये देखिए आपका बचा क्या है 2 बचेगा और इतनी की जगह हम क्या लिख लेंगे P लिख लेंगे तो 2PR और नीचे आपका बचा क्या है ये देखिए r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये निकल आया। अब यहाँ पास देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होने की वजह से r की तुलना में ये एकदम l छोटा होता है, तो इसलिए लिख लेंगे चूंकि r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है, इसलिए r l स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, तो लिख लेंगे l स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पास अगर हम रख दें तो ये हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका बचा क्या 2PR अपॉन ये आपका बचा है ये 0 हो जाएगा तो इसकी घात r की हो जाएगी 4, तो ये एक इससे अगर हम काट दें तो ये हमारा बचा क्या ई बराबर हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। तो यही होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक लिख दीजिए न्यूटन प्रति कूलम। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर डाल दीजिए, आपको इसे फिर से समझा दिया जाएगा। तो चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति, उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप छोटी छोटी वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त करना चाहते हैं और आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमें केवल 25 से 26 दिन जो भी दिन बचे हैं जितने दिन आप दीजिए, आपको हम गारंटी है कि 70 में से 60 प्लस जरूर दिला देंगे। और ये 25-26 क्लास होगी, 25-26 क्लास में पूरा आपका ये कवर फिजिक्स किया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर अगली हेडिंग पे चलते हैं। देखिए ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है और लास्ट हेडिंग भैया ये जो अच्छी और निरक्षीय स्थिति है ये दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। तो देखिए अब इस हेडिंग की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे तो चित्र देखिए, इसमें भी एक वैद्युत द्विध्रुव होगा आपका, ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, एक -q होगा तो दूसरा +q होगा और दोनों के बीच की दूरी होगी 2l। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है जिसके बीच की दूरी 2l होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पास जब आपको पता चल गया कि ये टोटल दूरी आपकी 2l है तो अगर इसकी आधी दूरी निकालेंगे तो l आ जाएगी ये और इधर भी आपकी आ जाएगी l। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है आधी दूरी तो आपको पता होना चाहिए आधा निकालने के लिए किसी भी चीज में हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। 2l है, इसमें हम 1/2 से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा इसकी दूरी क्या है। ये l × 1 तो ये बताइए आया कितना l,
तो इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, L होगी। अब देखिए आपको अगर दो दूरी पता हो गई तो तीसरी दूरी आप निकाल सकते हो। ये मान लीजिए अगर आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं पता है तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो ये अगर आपका L है और ये आपका R है तो आपको पता है ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। अगर ऐसे आपको नहीं पता तो याद रखिए कि भैया जो 90 डिग्री के सामने अगर भैया भुजा होती है वह उसकी कड़ कहलाती है। ठीक है, कड़ होता है तो ये आपका कड़ है। तो ये बताइए जब आपको आधार पता होगा और लंब पता होगा तो कड़ नहीं निकाल पाएंगे। कड़ निकालने के लिए आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे 9th क्लास में, 10th में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ स्क्वायर बराबर एक फार्मूला पढ़े थे आप लोग, याद नहीं होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब आपको ये पता चल गया तो बस मान रख दीजिए लंब आपका क्या है, लंब देखिए क्या है, लंब ये है आर स्क्वायर और आधार क्या है, एल है, तो ये एल का स्क्वायर, इधर कड़ स्क्वायर। अब देखिए यहां पास जब अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी चढ़ जाएगी रूट, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो आपको पता चल गया कि कड़ आपका क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। जब आपको ये दूरी पता चल गई तो ये भी जब इसके बीच से लंब डाला गया तो ये भी इसकी दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गए बात। अब इसके बाद बस थोड़ा सा और इसमें समझना होगा, उसके बाद इसकी डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए ये आपका त्रिभुज बना है, तो अगर यहाँ पास देखें तो इसका मैं एक नीचे चित्र बना के अच्छे से समझते हैं कि ये आपका कुछ चित्र इस प्रकार है, यहाँ आपका माइनस क्यू है और यहाँ पास आपका प्लस क्यू है। अब देखिए प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह हमेशा बाहर की ओर होगी, और माइनस के कारण, प्लस आप पहले माने हो तो इसे मान लीजिए E1 और माइनस माने हो भैया E2 मानोगे तो यहाँ पास माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, ये आपका होगा E2। अब इसका जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो इसका परिणामी तीव्रता ये आएगी और ये होगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये आता कहां से, ये समझिए, यहाँ पास भैया बिंदु P पर दो घटक बनेंगे, एक क्षैतिज घटक बनेगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पास जो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा तो ये आपका E1 साइन थीटा बनेगा और इधर बनेगा E2 साइन थीटा। अब देखिए ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, इसलिए जो इसका परिणामी तीव्रता ली जाएगी वह E1 cos थीटा लिया जाएगा और E2 cos थीटा लिया जाएगा। तो अब इसकी संरचना एक बार लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसे माने हम बिंदु O, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर। अब देखिए स्मॉल r दूरी बोले हैं, लेकिन इसके साथ आप ये भी बताओगे आप किस दिशा में निकाल रहे हो, तो बोलोगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चलिए डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या होगी, लिख लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए प्लस के कारण माने तो प्लस के कारण भैया आप E1 लोगे तो E1 आप लिखोगे E1। अभी पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण, तो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पास प्लस क्यू लियो तो ये होगा प्लस क्यू, और नीचे आर स्क्वायर की जगह आप देखिए तो प्लस के कारण P के भैया बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में है। तो ऐसे इसका होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर होता है तो ये भैया इसका स्क्वायर, ये समीकरण 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण देखिए अंदर की ओर E2 लिए हैं, तो ये लेंगे भैया E2 बराबर क्या होगा, यही सेम चीज होगा, क्योंकि देखिए दूरी दोनों आपकी समान है, तो दूरी आपकी समान, तो ये भी आपको पूरा वाई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब जब E1 और E2 निकाल लिए तो अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता देखिए आप क्या लिखे हैं कि E बराबर होता है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ पास लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, लिखे हैं भैया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए E1 और E2 का मान समीकरण 1 और 2 से रख दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से अगर मान रखेंगे तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए साथ में क्या है cos थीटा, तो यहाँ पास आप लिख दीजिए cos थीटा। अब फिर प्लस लगाएं तो प्लस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें भी क्या है cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पास अगर हम कॉमन देखें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इतना इधर भी है और इतना इधर भी है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आएगा Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा बच्चा क्या इधर केवल cos थीटा ये बचा है और ये cos थीटा ये बचा है। तो देखिए यहाँ पास टोटल हमारा कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में जो है इतना, देखिए आपका इधर ये मिल रहा है और इतना इधर आपका ये मिल रहा है, तो केवल बच क्या रहा है cos थीटा। अब cos थीटा बच रहा है तो ये हम लिख लिए cos थीटा। अगर आप पूरा भी कॉमन ले लेंगे तो भी यहाँ पास 1 और 1 बचेगा जो कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 cos थीटा। 2 cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पास 2 को हम पहले लिख लेते हैं। 2 को यहाँ पास हम पहले लिख लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। अब बस आप अगर आप cos थीटा का मान निकाल लेते हैं तो आपका निरक्षीय स्थिति में भी डेरिवेशन हो जाएगा। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है cos थीटा समझना, तो cos थीटा को आइए अच्छे से समझते हैं। अब देखिए cos थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कण। अब आपको पता होना चाहिए इसमें आधार क्या है और कण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको पता है कि जो 90 डिग्री होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कण होगी, और जो उसके नीचे है वो आधार, और भैया ये आपका क्या होगा लंब होगा। अब देखिए यहाँ पास ये कण का मान कितना है देख लीजिए, तो आधार आपका कितना दिया, आधार L है, और यहाँ पास कण देखिए रूट में क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो आपका cos थीटा का मान क्या आ गया L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब देखिए यही मान यहाँ पास हम उठा के रख देंगे। इसे मान लीजिए समीकरण 3, तो लिखेंगे समीकरण 3 में cos थीटा का मान रखने पर, cos थीटा का मान
रखने पर अब देखिए cos थीटा का मान क्या है, यहाँ पास हम रखते हैं तो इसको आप देखिए E बराबर जो हमारा है ये टोटल E है, तो E बराबर आपका आ जाएगा, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखा है 2Q अपॉन रूट में क्या लिखा है R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए cos थीटा बचा ना, ये आपका cos थीटा बचा है, तो cos थीटा का मान देखिए हम क्या निकाल चुके हैं, L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास इसको हम अगर साथ में लिख लें तो आपको ये एक फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है। P बराबर फार्मूला क्या होता है 2LQ होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 2LQ अपॉन ये इसको हम लिखेंगे R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर और रूट को। आपको पता है अगर किसी का भी यहाँ रूट लगा हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रूट आपका हट जाएगा, तो यहाँ पास केवल आपका क्या आएगा x आएगा। तो उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पास इसका स्क्वायर लगा है तो ये रूट इससे हट जाएगा, यहाँ पास केवल आपका बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बचा क्या आपका, यहाँ पास देखिए L को आप इधर लिख लिया तो यहाँ पास आपका केवल बचा है रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आपको पता है P बराबर क्या होता है, चूंकि P बराबर होता है 2LQ, जहां आपको पता है P क्या है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है। तो अब देखिए इसके बाद आगे डेरिवेशन करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इधर साफ कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब देखिए यहाँ पास आपका बचा क्या है, तो यहाँ पास अगर हम देखें तो E बराबर हमारा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2LQ की जगह हम लिख सकते हैं P अपॉन इसको हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज रूट में लिखी है तो रूट का मतलब हम उसे लिख सकते हैं, अगर जैसे रूट में x लिखा होता है तो उसे हम लिख सकते हैं x की घात 1/2। तो यहाँ पास हम देखिए क्या लिखा है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। तो यहाँ पास देखिए आएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया P अपॉन, अब देखिए इसकी घात को जोड़ लीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है सेम चीज है, तो इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं, रफली आपको समझा दें, उसके बाद एक लाइन में यही कर देंगे। तो यहाँ पास इसको समझने के लिए देखिए अगर x की घात 1 लिखी हो और x की घात 1/2 लिखी हो तो इसे हम लिख क्या सकते हैं 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और इसका गुणा इधर 2 और 1, ये 3 क्या आएगा 2। तो यहाँ पास हम इसको अगर निकालें तो ये हमारे आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। अब देखिए यहाँ पास जब ये आ गया तो आप यहाँ पास वही बात फिर लिख लेंगे जो अक्षीय में अभी लिखे थे कि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान बहुत छोटा होता है, इसलिए L स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे नहीं, वही बात आप लिख लीजिए कि R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किससे, L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे 0। तो L स्क्वायर बराबर 0 मान लेंगे, तो ये हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये देखिए क्या R स्क्वायर है, इसकी घात भी भैया हो जाएगी 3/2। 3/2 हो जाएगी, तो आपको पता है जब ऐसे कोई चीज लिखा है तो आराम से कट जाएगा। यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³। ये इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो आज आपका ये चैप्टर एकदम पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो लगभग आपका 5 से 6 नंबर केवल यही चैप्टर से आ जाएगा।
टोटल वैसे इस यूनिट से आपको 8 नंबर मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इसी यूनिट से, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी से तैयार कर लीजिए। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।